अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, मैंने वादा किया था आपसे कि जो हमारी लास्ट क्लास एक्टिविटी थी उसका सॉल्यूशन आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए मैंने कहा था मैं एक वीडियो बना लूँगा ताकि इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को समझाना मुश्किल हो जाएगा, तो एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए और ये भी पता चल जाए कि हमारे सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट किस तरीके से होता है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में ये है कि आपको एक्टिविटी में जो टास्क है वो ये है कि मेन फंक्शन दिया हुआ है और आउटपुट भी गिवन है। अब आपने अपनी क्लास को इस तरीके से डिज़ाइन करना है, एसटीआर और आईएनटी क्लास को, कि ये इस प्रोग्राम का यही आउटपुट आ जाए। ठीक हो गया, हम यही कोशिश करेंगे। अच्छा, हम पहले एक काम करते हैं कि इंट क्लास जो कि आसान क्लास है, तो हम इंट, और इसकी इन्वॉल्वमेंट भी कम है तो हम पहले इंट ही को लिखते हैं। तो हम वक्ती तौर पर इंट के अलावा जो बाकी पोर्शन है हम उनको कमेंट कर देते हैं, इंट के अलावा जहाँ बाकी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब अगर गौर से देखो बेटा, तो हमारे पास INT क्लास है, कैपिटल INT, I इज इक्वल टू 9, और उसमें एक मेंबर फंक्शन है isDiff। तो इससे एक चीज़ तो पता चली कि उसका एक मेंबर फंक्शन है isDiv के नाम से, और दूसरी चीज़ ये पता चली कि उसके अंदर एक डाटा मेंबर है जिसके अंदर आप कोई इंटीजर सेव कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें पता चली कि उसका एक डाटा मेंबर है जो कि एक इंटीजर है, जो इसमें एनकैप्सुलेट हुआ है, और उस डाटा मेंबर को हम नाम दे देते हैं सपोज वैल्यू। ठीक हो गया। और यहाँ हम कंस्ट्रक्टर के जरिए उसे वैल्यू दे रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यू देने का मतलब ये है कि आप उसे बता रहे हैं कि अगर आपको कोई इंटीजर मिलता है तो आप उसको असाइन किस तरीके से करोगे। तो ऑफ कोर्स ये कंस्ट्रक्टर के जरिए ही होता है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है, और आर्गुमेंट के तौर पे इसको एक इंटीजर मिल रहा है। जिसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, इंट वी एल एम एन ओ, कुछ भी रख सकते हैं। तो सपोज इंट आई रख देते हैं, और हम कंस्ट्रक्टर लिस्ट के जरिए बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको आप वही असाइन करें जो यूजर ने नंबर दिया है। दैट्स इट। ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा कि कम से कम वो ये स्टेटमेंट तो नहीं चलेगी, लेकिन ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। अच्छा, ये स्टेटमेंट अभी भी सही नहीं। अच्छा, हमने गलती की, हमने फंक्शन की बॉडी नहीं बताई, एम्प्टी बॉडी है। हम अभी कुछ काम करना नहीं चाह रहे, एम्प्टी बॉडी। अब इसको रन हो जाना चाहिए। दैट्स इट, रन हो गया, मतलब एरर नहीं आया हमारे पास कोई भी। ठीक है, और अगर हम ये कंस्ट्रक्टर ना लिखते तो ऑफ कोर्स हमारे पास एरर आता, क्योंकि हमें बताया ही नहीं कि ये 9 को कहाँ असाइन करना है। ठीक है, ये हम नहीं बता सके। अच्छा, हम एक और तरीके से भी वैल्यूज दे सकते हैं, आपको पता है, आर्गुमेंट के अंदर ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है। दैट्स इट। अगर हम अपने कंस्ट्रक्टर से पहले एक्सप्लिसिट लिख दें तो उससे इस तरह से वैल्यू देना आर्गुमेंट्स में तो अलाउ ही होगा जैसा कि है, लेकिन जो हम पहले वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे थे उसमें एरर आ जाएगा। तो एक्सप्लिसिट कीवर्ड असल में ये बताता है कि जितनी भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन है सब रोक दो, यानी खुद से अगर वो 9 को INT क्लास का मेंबर के तौर पे डील कर रहा है तो अब खुद से ना करे, बल्कि जहां जहां हम बोले सर वही वही करे। तो ये एक्सप्लिसिट का काम होता है। तो अब हम एक्सप्लिसिट वक्ती तौर पे हटा देते हैं, सिर्फ आपको बताना था कि एक्सप्लिसिट क्या है। एक्सप्लिसिट हटाने से ये है कि इस इंटीजर यानी 9 को वो INT क्लास के वेरिएबल को असाइन कर सकता है। तो अब हमारे पास ये असाइनमेंट पॉसिबल हो चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा, हम क्या इस इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं?
हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास एरर आएगा। हमें कह रहे हैं भाई ये काम नहीं हो सकता, ये जो ऑपरेटर है एंगल ब्रैकेट्स, इन इनको नहीं पता कि INT क्लास के वेरिएबल को, कैपिटल INT क्लास के वेरिएबल को किस तरीके से प्रिंट करना है। तो अब उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ओवरलोड कर दें ये ऑपरेटर भी, जैसे हमने बाकी ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया था। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसके लिए एक दूसरा ऑपरेटर यानी इम्प्लिसिट कन्वर्जन का जो ऑपरेटर है वो ओवरलोड कर दें। ठीक है, तो उससे ये हो जाएगा कि अब इनकी कन्वर्जन पॉसिबल होगी। तो ऑपरेटर इंट, जो कन्वर्जन ऑपरेटर्स होते हैं उनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। ठीक है, और जब भी ऐसा कोई फंक्शन आए तो जो इंटीजर वैल्यू है वो रिटर्न कर देना। जो भी ये इंटीजर वैल्यू सेव होगी वो रिटर्न कर दें। इसका मतलब कि इंटीजर रिटर्न होगा, तो इंटीजर प्रिंट हो सकता है अब हमारे पास। तो अब आ गया हमारे पास। जब उसने 9 को आई को प्रिंट करने की कोशिश की तो उसने कहा कि आई के लिए कोई इस ऑपरेटर को ओवरलोड तो नहीं किया गया, लेकिन एक चीज और मौजूद है जो इसके किसी भी वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकती है, क्योंकि वो उसके इंटीजर की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। जब इंटीजर की वैल्यू हो रही है रिटर्न, तो एक्चुअली आई की जगह पे 9 रिटर्न हो रहा है। तो आप चाहें तो इंट इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से हर्ज नहीं है इसमें, खाली आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो ये एरर नहीं कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा। तो एक तो ये बात हो गई हमारे पास। अच्छा, हम क्या पैरेलल में यही काम करना शुरू करें स्ट्रिंग के साथ भी क्या? तो हम उसको देख लेते हैं कि स्ट्रिंग में भी हम देखें, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट सेव करते हैं तो आपको कोई ना कोई स्ट्रिंग डाटा मेंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो क्योंकि आपने कुछ टेक्स्ट सेव करना होता है उसमें। ठीक है, और आपको बिल्कुल उसी तरह एक आर्गुमेंट, एक कंस्ट्रक्टर चाहिए जिस तरह यहाँ पर था कि कंस्ट्रक्टर, और अगर कोई स्ट्रिंग उसे मिलेगा तो क्या करेगा कि उस स्ट्रिंग की वैल्यू को टेक्स्ट को असाइन कर देगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक हो गया। और हम अमूमन, क्योंकि ये एरे है, जगह ज़्यादा लेती है, तो हम इसको कॉन्स्ट स्ट्रिंग पास में रेफरेंस करते हैं। तो ये करने से हमारे पास ये स्टेटमेंट अलाउ हो जानी चाहिए अभी, और ये स्टेटमेंट अलाउ हो चुकी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अलाउ हो चुकी है। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट भी अलाउ हो जानी चाहिए, लेकिन जब हमने इस स्टेटमेंट को करने की कोशिश की है तो ये जो है नहीं हो रहा। अब ये क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि जब आप ब्रैकेट्स के अंदर मैडम लिखा है या कोई स्ट्रिंग लिखा है तो उसको स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है, लेकिन जब आपने इज इक्वल टू के बाद लिखा है तो इस हेलो को वो एक क्लासिकल सी की कैरेक्टर एरे समझ रहा है, उसको वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं समझ रहा है। इसके लिए आपको एक और कंस्ट्रक्टर लिखना है। उस कंस्ट्रक्टर का काम ये होगा कि वो स्ट्रिंग के बजाय कैरेक्टर एरे को डील करेगा। तो जो कैरेक्टर एरे है अब उसकी असाइनमेंट भी पॉसिबल हो चुकी है हमारे पास। ठीक हो गया, इसलिए अब कोई एरर नहीं है। तो अब हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं
तो जब हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश की है तो हमें अगेन एरर आ रहा है कि भाई S1 जो है इसकी जो क्लास है, देखें आपको दिखेगी, इसकी डेटा टाइप है str। str इस ऑपरेटर को नहीं पहचानता, तो या तो ये ऑपरेटर ओवरलोड करो, या जिस तरीके से हमने ये कन्वर्जन की थी और इस ऑपरेटर के जरिए सेम हम इसी तरीके से यहाँ भी यही डेफिनेशन जो फंक्शन है ये कॉपी कर दें स्ट्रिंग क्लास के लिए, स्ट्रिंग क्लास के लिए, ठीक है, ऑपरेटर स्ट्रिंग, और जो टेक्स्ट है वो रिटर्न हो जाए। तो टेक्स्ट चूंकि स्ट्रिंग ही है तो ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगेन एरर आ रहा है, तो अब हम इसको किस तरीके से डील कर सकते हैं। हम कहते हैं कि भाई स्ट्रिंग को छोड़ो, आप इसको शायद कॉन्स्ट करैक्टर समझ रहे हो, तो अगर कहीं भी कॉन्स्ट करैक्टर आ जाए, यानी वो स्ट्रिंग ही एक्चुअली होता है, तो ये टेक्स्ट उसकी जगह रिटर्न कर देना, तो क्या हो रहा है कि नहीं, तो कहते हैं कि ये कन्वर्ट नहीं कर सकता, अच्छा उसकी ठीक है, ये मसला नहीं है, इसको वो कौन कैरेक्टर कंसिडर कर रहा है, और हमने जो रिटर्न कर रहे हैं टेक्स्ट दैट इज अ स्ट्रिंग, तो हम टेक्स्ट को एक सी स्टाइल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर इसको हम भेज देंगे, सी स्टाइल स्ट्रिंग में, ठीक है, ताकि ये अपने डेटा टाइप से मैच कर जाए, ठीक है। अब हमारे पास काम चल गया, ठीक है, चीजें इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से हम उनको देखते हैं। अच्छा, अब हमें इस पैलिंड्रोम फंक्शन बनाना है और इस डिविजिबल फंक्शन बनाना है। अच्छा, इस डिविजिबल का मतलब यह है कि कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट्स इट। तो दैट इज अ रेदर सिंपल फंक्शन, void is div। कीबोर्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और इस डिवाइड फंक्शन जो है उसको एक इंटीजर चाहिए, तो उसने खुद से मुझे रिकमेंड किया है कि आप इंट लिख दीजिए इसमें, कोई भी डिजिट जो हमें, कोई भी नंबर जो हमें मिलेगा आर्गुमेंट के तौर पे, और जो भी नंबर आपको आर्गुमेंट के तौर पे मिलेगा, आप ये देख लीजिएगा कि अगर जो आपके पास वैल्यू सेव है इस ऑब्जेक्ट में, उस जो कि एक इंटीजर है, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और आंसर, हाँ 2 से नहीं बल्कि इस डिजिट से, जो डिजिट दिया गया है जिसके लिए, यानी जिसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगर वो 0 के बराबर है, इट मीन्स वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप मैसेज प्रिंट कर दीजिएगा डिविजिबल बाय समथिंग, जो भी है मैसेज, आप आउटपुट के मुताबिक खुद ही देख लीजिएगा। आउटपुट के मुताबिक मैसेज क्या है, 9 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब पहले मुझे वैल्यू भी प्रिंट करनी है, ये दैट वैल्यू इज डिविजिबल बाय, और क्या था आउटपुट का पैटर्न क्या है, तो आखिर में वो नंबर है, तो आखिर में जो नंबर है दैट इज एक्चुअली डी, एंड लाइन। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाया, तो सेम यही सी आउट स्टेटमेंट आप कॉपी पेस्ट कर लें, बस इसके बजाय आप नॉट लिख दीजिएगा, दैट्स इट, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाय दैट नंबर, तो इस डी फंक्शन को भी काम करना चाहिए। अच्छा, ये फंक्शन बनाना ना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी पीएफ की अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी हम आपको सिखाना चाह रहे हैं वो ये नहीं सिखाना चाह रहे हैं, हम आपको कुछ और सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो पैलिंड्रोम वगैरह हम फंक्शन बाद में बनाए, इस तरह पैलिंड्रोम का फंक्शन भी बन सकता है हमारे पास स्ट्रिंग क्लास में, इस पैलिंड्रोम। तो फंक्शंस को क्रिएट करना अपने लॉजिक के जरिए, तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, नॉट ऊप। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि मुझे अभी वक्त मिल पा रहा है कि नहीं, लेकिन हम पहले यहाँ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर पहले वाले दो आउटपुट हम ना भी ये भी कर पाए तो मसला नहीं है, बाकी आउटपुट हमारे पास आना शुरू हो गए हैं, सारे के सारे आउटपुट आ गए, बस ये लास्ट वाला रह गया। इसके लिए हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास S1 एक स्ट्रिंग है, सॉरी एक स्ट्रिंग नहीं, str क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास, एक मिनट इसको मैं कमेंट आउट कर दूं ताकि हमें बाद में ये बताए भी, ठीक है। S1 देखें str क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, ये कॉन्स कैरेक्टर है, ये C स्टाइल कॉन्स कैरेक्टर है। और S2 अगेन str क्लास ऑब्जेक्ट है। और ये अब इस लाइन को जब हम रन करेंगे ना तो हमारे पास देखो एरर्स आ रहे हैं। एरर ये आ रहे हैं कि भाई ये जो प्लस ऑपरेटर है ना, प्लस ऑपरेटर को नहीं पहचाना जा रहा है। S1 के ऑब्जेक्ट, S1 का ऑब्जेक्ट प्लस ऑपरेटर को पहचाने ऐसी कोई चीज हमने नहीं लिखी है, तो प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा आपको। अब प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे तो str क्लास का ऑब्जेक्ट है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक कॉन्स कैरेक्टर है, यानी स्ट्रिंग है या कॉन्स कैरेक्टर है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है ऑपरेटर के लिए, प्लस के लिए, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे तो स्ट्रिंग हो लेकिन उसके राइट हैंड साइड पे एक कॉन्स कैरेक्टर हो। और आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट यानी जो पहला ऑपरेंड होता है वो हमेशा वही उसी उसी क्लास का होता है जिस क्लास से बाइंड होता है आपका मेथड जिसको आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हमें शुरू, अगर इस क्लास के अंदर हम कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो वो str क्लास का ऑब्जेक्ट उसका ऑपरेंड होगा ही जिसके साथ वो बाइंड हो गया था। तो आपको एक ऑपरेटर बनाना है, ऑपरेटर ओवरलोड करना है, सॉरी प्लस का, जिसके राइट हैंड साइड पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो उसकी str ही होगी क्योंकि str के लिए हम ये फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमारे पास कॉन्स कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके कोड के अंदर हम क्या देंगे, हम इसके कोड के अंदर स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे। तो चूंकि स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है, इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि भाई आप रिटर्न कर दीजिए क्या रिटर्न कर दीजिए, जो आपका प्लस के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वेरिएबल है उस str, उसका जो डाटा मेंबर है टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग, और इसको कॉन्केटिनेट कर दीजिएगा ये जो स्ट्रिंग है s वाला इससे, और ये रिटर्न कर दीजिएगा। तो अब हमने इस तरीके से लिख लिया। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई काम कर रहा है कि नहीं। देखिए हमारे पास एरर्स आ गए, अभी भी एरर्स आए हैं हमारे पास। ऐसा हम आज एक्चुअली चेक करते हैं कि हमारे पास एरर आ किस जगह पे रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस स्टेटमेंट को इधर ही खत्म करते हैं और बाकी वाले पोर्शन को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अगर ये वाला पोर्शन काम कर रहा है, ऐसा प्लस जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे str क्लास का ऑब्जेक्ट है और राइट हैंड साइड पे कॉन्स कैरेक्टर है, तो इसका मतलब कि यहाँ तक तो हमने ठीक लिख लिया है, ठीक लिख लिया, हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि मसला इसके बाद का है, हेलो के बाद स्पेस भी प्रिंट हो रही है। मसला ये है कि देखो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिटर्न टाइप है दैट इज अ स्ट्रिंग। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट जो प्रिंट हुआ है, दिस एक्चुअली हेलो एंड स्पेस, ये एक स्ट्रिंग मौजूद है हमारे पास। इस स्ट्रिंग को अब हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ, s2 के साथ, विच इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ str क्लास। इसका मतलब हमें यहाँ पर अब ये बताना है कि स्ट्रिंग को आप जब ऐड करेंगे str क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ तो क्या रिटर्न होगा। अब देखें ये एक बिल्कुल
अलग चीज है, क्योंकि इससे पहले जो भी हम करके आए हैं वो है हमारे पास यहाँ पर, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, दैट इज str क्लास ऑब्जेक्ट प्लस const करेक्टर, const करेक्टर स्टार, और उसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, एक स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें स्ट्रिंग प्लस str ऑब्जेक्ट के रिजल्ट के तौर पे अगेन एक स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों का आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों का आंसर तो आ ही चुका है हेलो और स्पेस की सूरत में, तो इसका और S2 का आंसर होगा। तो हम अगेन अपने आंसर को इधर ही फिनिश करेंगे और बाकी हिस्से को हम कमेंट आउट कर देंगे और हम इस चीज को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब देखें, यहाँ तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व इसलिए हो गई कि str क्लास के अंदर जब हमने ऑपरेटर को डिफाइन किया तो लेफ्ट हैंड साइड बाय डिफॉल्ट str क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, राइट हैंड साइड हमने मेंशन कर दिया। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रिंग है और राइट हैंड साइड पे str है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रिंग है तो इसका मतलब हमको स्ट्रिंग की क्लास में कुछ लिखना है, और स्ट्रिंग की क्लास हमने थोड़ी लिखी है, वो तो C++ में पहले से लिखी हुई है, हम उसमें चेंज कैसे करें, हम नहीं कर सकते। अब इसका हल देख लीजिए, इसका हल ये है कि हम एक फंक्शन बनाएंगे, हम ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे, हम कहेंगे कि भाई जब एक स्ट्रिंग और str को ऐड किया जाए तो आंसर एक स्ट्रिंग होना चाहिए, तो रिटर्न होना चाहिए एक स्ट्रिंग जब ऑपरेटर प्लस वाला लगेगा। अब इसको दोनों आर्गुमेंट आपने यहाँ दें, क्योंकि ये क्लास के अंदर नहीं लिख रहे हैं, आप क्लास के बाहर लिख रहे हैं, तो इसको दोनों ऑपरेटर आपने देने हैं। तो रिटर्न होगा स्ट्रिंग, उसका पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग होगा और दूसरा एक str क्लास ऑब्जेक्ट होगा। तो पहला ऑब्जेक्ट उसका होगा const string और दूसरा आर्गुमेंट होगा const str। ठीक है, इसको हम फर्स्ट और सेकंड नाम दे दे तो ज्यादा बेहतर है, फर्स्ट और सेकंड आर्गुमेंट। और जब दो आर्गुमेंट ऐसे हों कि उनके दरमियान प्लस आ जाए तो रिटर्न क्या करना है आपने, यू हैव टू रिटर्न द कॉन्केटिनेशन ऑफ बोथ दिस। तो स्ट्रिंग यानी f, इस स्ट्रिंग को हम कॉन्केटिनेट कर देंगे str क्लास का जो ऑब्जेक्ट आया है हमारे पास s, उसके अंदर जो एनकैप्सुलेट हुआ है स्ट्रिंग टेक्स्ट उसके साथ s डॉट टी ई एक्स टी टेक्स्ट, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा, हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। हमने इसको रन किया तो हमारे पास एरर आएगा कि भाई ये डाटा प्राइवेट है, स्ट्रिंग टेक्स्ट प्राइवेट डाटा है, आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हो एक ऐसे फंक्शन से जो इस क्लास का फंक्शन ही नहीं है। तो ये वाला फंक्शन या जो मेथड है ये बगैर गेटर सेटर के, और गेटर सेटर हमने बनाया ही नहीं, तो एक्सेस करना चाह रहा है इस डाटा को जो कि प्राइवेट है, तो नहीं आ सकता। अब हम क्या करें, अब उसके अंदर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर उसके अंदर लिखते हैं तो पहला आर्गुमेंट str होगा, जबकि हमें स्ट्रिंग बनाना था। उसका तरीका ये है कि हम इस फंक्शन को अपना फ्रेंड कंसीडर करा देते हैं। हम कहते हैं भाई ये तुम्हारा दोस्त है, तो इसके सामने कुछ अपने राज खोल सकते हो आप, तो ये आपका दोस्त है, ये जो फंक्शन बाद में आ रहा है, और इसको अपना फ्रेंड समझो। तो जब आपका फ्रेंड है, जिस तरह आपके अपने फंक्शंस को ये अलाउ है कि आप प्राइवेट डाटा एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी ये अलाउ है कि आप अपना प्राइवेट डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास कोई एरर नहीं है, हेलो मैडम आ चुका है हमारे पास आउटपुट के तौर पे। लेकिन हेलो, अच्छा अब ये हमारे पास सारा आंसर आ गया, एक स्ट्रिंग आ गया, इस सारे का आंसर एक स्ट्रिंग आ गया, हेलो मैडम। आखिर में हमें ये भी कॉन्केटिनेट करना है लास्ट में एक कॉन्स्ट करेक्टर। तो जब हम एक स्ट्रिंग को और एक कॉन्स्ट करेक्टर को ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास एक स्ट्रिंग ही आता है, इसको हमें ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये वैसे ही काम करना चाहिए, बगैर किसी और चीज को ओवरलोड किए, और काम कर गया। हेलो मैडम, ठीक है। तो ये देखें, आपने बार दफा अपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना होता है
तो हर दफा हम एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं रखते कि ऑपरेटर के प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे भी ऐसा ही हो। अच्छा, अब देखें हमने यहाँ पर ये सारे काम कर लिए, अभी भी एक चीज अलाउ नहीं होगी। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि अगर हम अभी एक्स S1 और S2 को ऐड करते हैं ना, तो आप देखिएगा आंसर क्या आता है आपका। आ गया हमारे पास। मेरा ख्याल था एरर आएगा, लेकिन एरर नहीं आया। एरर क्यों नहीं आया? हालांकि ये दोनों str क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने str क्लास के ऑब्जेक्ट को आपस में नहीं बताया कि किस तरीके से देखना है, लेकिन ये शायद इस फंक्शन की वजह से ऐसा कर रहा है। ठहरिएगा ठहरिएगा, अभी हम इसको ढूंढ निकालते हैं। ये इस फंक्शन की वजह से ऐसा कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू को एक करेक्टर समझ लिया जाता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू को एक करेक्टर समझ लिया जाता है, तो इसलिए जिस तरह नॉर्मल वो उसको कंसिडर कर रहा था तो कंसिडर, अगर ये हम हटा देंगे तो एरर आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई क्यों नहीं ऐसा कर रहा था, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं अगर खाली वेरिएबल का नाम आएगा तो उसको एक कॉन्स्ट करेक्टर समझ लेना। तो खाली S1 और S2 को वो एक कॉन्स्ट करेक्टर समझ रहा है, इसलिए अब वो जब दोनों को मिला रहा है तो वो समझ रहा है कि दो कॉन्स्ट करेक्टर मिल रहे हैं, उसके पास एक रास्ता है, तो उसको डील कर रहा है। ठीक है, और अगर हम चाहते कि नहीं, हम एनफोर्स करते कि ऐसा अलाउ ना होता, ठीक है, तो हम क्या कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम देखते हैं। अगर हम एक्सप्लिसिट लिख दें तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ रहा। कॉन्स्ट कैरेक्टर के साथ लिखना चाहिए था, हमने स्ट्रिंग के साथ लिख दिया। हाँ, फर्क पड़ना चाहिए था, ये कह रहा फर्क पड़ना चाहिए था, क्योंकि हमने कॉन्स्ट कैरेक्टर के साथ हमने ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन रोक दी थी। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन रोक दी थी तो वो अब अलाउ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस चीज को मना कर रहा है वो। तो बहरहाल इस फंक्शन के जरिए वो नॉर्मल हमारे वेरिएबल को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आंसर समझ रहा है, तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लिसिट तो बाकी इस तरह की स्टेटमेंट को रोकने के लिए आता है, इस तरह की स्टेटमेंट अलाउ ना हो, सिर्फ इस तरह की स्टेटमेंट अलाउ हो। अब आ जाते हैं अपने आखिरी काम की तरफ कि इस पैलिंड्रोम फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो फंक्शन है हमारे पास इस पैलिंड्रोम, इसको किसी किस्म का आर्गुमेंट नहीं चाहिए, किसी किस्म का आर्गुमेंट नहीं चाहिए इसको। ठीक है, और इस void इस पैलिंड्रोम, और हम इसकी वर्किंग में लिख देते हैं कि जो भी हमें टेक्स्ट मिला है हम उसको रन करके देख लेते हैं। हमें हमें इनफेक्ट करना क्या है, पहले को लास्ट वाले से, दूसरे को सेकंड लास्ट से, थर्ड को थर्ड लास्ट से, फोर्थ को फोर्थ लास्ट से, एंड अंटिल वी रीच द मिडल, ये कंपेयर करना है। तो स्टार्ट वाला हमारा इंडेक्स आई होगा और लास्ट वाला जे का होगा। तो इंच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is equal to whatever is placed in the text dot लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास पूरे टेक्स्ट की लेंथ आ जाएगी, और एक और वेरिएबल हमें चाहिए जे, जो कि लेंथ -1 से चलेगा। कीबोर्ड आज मेरा काम नहीं कर रहा, पता नहीं किस वजह से। 4 इंच I is equal to 0 and until I is less than j you have to do j plus plus, sorry, j minus minus, and
i प्लस प्लस। और करना क्या है आपको, अगर कोई मिसमैच हो जाता है, इफ टेक्स्ट एट i does not match text at j, तो आपने करना क्या है, आपने ब्रेक कर देना है लूप। जैसे लूप तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या है, तो उसके लिए आप एक बूलियन वेरिएबल ले लीजिए, एक बूलियन वेरिएबल बूलियन, और उसमें लिख दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए इस पैलिंड्रोम, और बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू रख दीजिए, क्योंकि अभी तक अगर कोई मैच नहीं होगा तो वो ट्रू ही कहलाएगा। और ब्रेक करने से पहले हम इसको फॉल्स कर देंगे। और आखिर में हम ये कह देंगे जब लूप ब्रेक हो जाएगा कि इफ इस भी तो सी आउट, अभी मैं पूरा मैसेज नहीं प्रिंट कर रहा, हमें असल में प्रिंट करना है हेलो इज नॉट, जो भी स्ट्रिंग का नाम है इज नॉट अ पैलिंड्रोम, तो वो आप पूरे का पूरा टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के जरिए। मैं अभी सिर्फ रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, आप बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह खुद कर लें। ठीक है, एल्स सी आउट कर देंगे नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अब हम पहले देखें कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई इस कोड में। इस कोड में फिलहाल कोई गलती नहीं है, तो अब हम इसको अलाउ कर देते हैं इन दोनों फंक्शन कॉल्स को, तो हमें पता चल जाएगा कि पहले वाला पैलिंड्रोम नहीं था, दूसरा पैलिंड्रोम था। ठीक है, मैसेज अपनी मर्जी से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग देखेंगे हर एक चीज़ को और उसमें कुछ सीखेंगे। देखो इसमें हमने ये भी सीखा कि एक्सप्लिसिट वगैरह कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ नहीं, और ये भी सीखा कि फ्रंट फंक्शन की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है, और फ्रंट फंक्शन के जरिए भी हम बगैर क्लास के अंदर कोई काम किए हम ओवरलोड कर सकते हैं, ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रंट फंक्शन होता है ये एक्चुअली इसी क्लास के लिए बनाया गया है, ये वाला फ्रंट फंक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ इसका डिक्लेरेटर रखा है और इसकी डेफिनेशन हमने बाहर रखी है। आप चाहें तो ये सारी की सारी डेफिनेशन उठा के भी यहाँ रख सकते हैं, तो शुरू में फ्रंट लिखना होगा। ठीक है, तो वो जैसे हम करते हैं पहले, हमने जैसे पीएफ में पढ़ा है उस तरीके से कर सकते हैं उसे। तो आई होप कि थोड़ा बहुत अब आपको आइडिया हो गया होगा। आपको इसमें बहुत मजीद मेहनत की ज़रूरत है, आप इसमें नए नए फीचर्स ऐड करें, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे बहुत से एसटीआर वालों को आपस में ऐड किया है। तो अगर इंटीजर्स आईएनटी क्लास, कैपिटल आईएनटी क्लास के वेरिएबल्स को मुझे ऐड करना हो तो किस तरीके से होगा, मैंने ओवरलोड नहीं किया। अच्छा, उसको और स्ट्रिंग को मिलाकर कुछ देखना हो तो कैसे होगा, वो भी मैंने नहीं किया। तो एक्सपेरिमेंट तो हज़ारों हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ सोचते जाएँ और एक्सपेरिमेंट आपके बनते जाएँगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।